हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी जो आपकी ईवीएस की सीरीज चल रही है उसमें आपका आज का टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो एक बार इस टॉपिक को हम अपने सिलेबस में चेक कर लेते हैं। गाइज, यहाँ पे आपके ईवीएस के सिलेबस में ये टॉपिक दिया है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहते हो ना, तो मैं आपको दो चैप्टर रिकमेंड करता हूँ। एक तो क्लास 8th का चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का, और क्लास 10th का चैप्टर 1 ये भी ज्योग्राफी का है। अगर आप 8th का नहीं भी पढ़ते हो तो चलेगा, 10th वाला पढ़ लेना, क्लास 10th का, क्योंकि इसमें आपका 8th का भी कवर हो रहा है। और जितने भी आज के 10 क्वेश्चंस रहेंगे सारे क्लास 10th के इसी चैप्टर से रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई पदार्थ या वस्तु डैश के कारण संसाधन बन जाती है। अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट बिकम रिसोर्स बिकॉज ऑफ इट्स डैश। ऑप्शन है आपके विशेषताएं, उपयोगिता, कीमत या नवीनीकरण है। यानी कि कोई भी चीज़ संसाधन कब बनती है, उसके अंदर कुछ विशेषता होनी चाहिए, उसकी कुछ उपयोगिता होनी चाहिए, या उसकी कुछ कीमत कम या ज़्यादा होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कीमत कम होनी चाहिए, या फिर उसके अंदर एक गुण होना चाहिए नवीनीकरण, यानी कि रीन्यूएबिलिटी का उसके अंदर गुण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है संसाधन। पहले इसको समझ लो, और ये क्लास 10th की जो डेफिनेशन है स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से दी है। गाइज, ये आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे रिसोर्सेज की जो डेफिनेशन है बहुत अच्छे से दी है। हालांकि ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसे आपको हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिसोर्सेज होते क्या हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है वो रिसोर्सेज है, बशर्ते उसके अंदर कुछ शर्तें हैं हमारी। क्या क्या है? एक तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास उस चीज़ को यूज़ करने के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिकली वो सस्ता होना चाहिए। सस्ता कहने का मतलब है कि मान लो ज़मीन के नीचे 5,000 का सोना पड़ा हुआ है, 5,000 का, लेकिन उसको निकालने की जो लागत आ रही है वही 10,000 रुपये है, तो आप उसे रिसोर्सेज कहेंगे? नहीं, वो रिसोर्सेज नहीं होगा। फिर है कल्चरली वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है कि मान लीजिए, इसको हम बता सकते हैं कि मान लो कोई मंदिर है, उसके नीचे सोना है, और मंदिर को तोड़कर ही आप सोना निकाल सकते हैं, तो कोई भी जो समाज है वो आपको अलाउ नहीं करेगा, तो ऐसी चीज़ को हम रिसोर्सेज नहीं कह सकते। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, रिसोर्स क्या होते हैं? जो भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं उनको हम रिसोर्सेज कहेंगे। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में आपको सिर्फ बताना है कि कोई चीज़ संसाधन कब बनेगी। तो कोई भी चीज़ संसाधन तभी बन सकती है जब उसकी कोई यूटिलिटी हो, यानी कोई अगर चीज़ हमारे काम की है तभी तो हम उसे संसाधन कहेंगे, वरना वो संसाधन नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताता हूँ। आपको पता है ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया आए और उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया। क्यों बनाया था पता है? क्योंकि भारत में बहुत सारे संसाधन थे। ठीक है, और विकास करने के लिए संसाधन बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वे संसाधन जिन्हें बिना किसी संशोधन के सीधे उपयोग किया जा सकता है डैश कहलाते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड डैश। ऑप्शन है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, या फिर बोथ बी एंड सी। तो गाइज, इसके लिए पहले आप एक एक टर्म को समझ लीजिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो आपके पास लिमिटेड होते हैं, जैसे कि आपका कोयला हो गया, कोल जो होता है आपके पास लिमिटेड है, पेट्रोलियम आपके पास लिमिटेड है, तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो आपको नेचर की तरफ से मिले हैं, जैसे कि आपका सनलाइट हो गया, ठीक है, आपके फॉरेस्ट हो गए, वो भी एक तरह के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कोल क्या है? कोल भी आपका एक नेचुरल रिसोर्सेज ही है। ठीक है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक तो आते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और एक आते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, फिर है आपका सस्टेनेबल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल रिसोर्सेज यानी कि जो आपके पास आप उन्हें लगातार यूज़ करते रहिए, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, या फिर बोथ बी एंड सी। तो गाइज, ऐसे रिसोर्सेज जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के, जैसे आपका पानी हो गया, ठीक है, तो वो क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, समझ में आ गया?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, संसाधनों का उपयोग और भावी पीढ़ी के लिए उनका संरक्षण करना डैश कहलाता है। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड। यानी कि संसाधनों का उपयोग और उसको हम भावी पीढ़ी के लिए उसका संरक्षण भी करें, ये क्या कहलाता है। देखिए, आज के समय में हम जितने भी संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम इसी गति से इस्तेमाल करते रहे तो ये एक टाइम पर फिनिश भी हो जाएंगे। तो इसके जो ऑप्शन है आपके सामने वो क्या कहलाया जाएगा, विकास, अवमूल्यन, सतत विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हम इस तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करें ताकि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहें। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कोयले का उदाहरण है या फिर कोयला डैश का उदाहरण है। कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ऑप्शन है आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो देखिए, टर्म ए और टर्म बी ये दोनों ही मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सी को समझिए, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आप पढ़ लिख के केवीएस में टीचर बनते हैं या फिर कहीं पर भी आप टीचर बनते हैं तो आप अपनी सोसाइटी के लिए यूजफुल हैं, तो आप क्या है, यू आर अ ह्यूमन रिसोर्सेज। आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो आप दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो आप क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर है आपका लास्ट टर्म पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं और उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन आपने क्या है, उसको पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है। जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी, ठीक है, अगर आप गुजरात या फिर आप राजस्थान में देखेंगे तो आप इन्हें पर्याप्त मात्रा में सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है। तो इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये एक तरीके से ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, विकल्प के रूप में है हमारे सामने और हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, तो देखिए, कोल जो है आपका लिमिटेड होता है, तो ये क्या है, आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। उससे पहले आपका एक रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है। रिसोर्सेज को हम दो जगह से क्लासीफाई करते हैं, नेचुरल और ह्यूमन। ठीक है, नेचुरल को दो जगह, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और इसको भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। नॉन रिन्यूएबल को हम दो जगह क्लासीफाई करते हैं, एक तो है आपका रिसाइक्लेबल और एक है आपका नॉन रिसाइक्लेबल, यानी कि हम उन्हें बार बार यूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल करके। जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल है, ये आप इसे रिसाइकिल नहीं कर सकते, जबकि जो मेटल्स वगैरह हैं, आयरन है, कॉपर है, आप इन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं। एक बार कुछ बनाने के बाद दूसरी शेप में इसको हम ढाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार हमारी भूमि का कितना प्रतिशत भाग वन के अधीन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन है आपके 33%, 27%, 30% या फिर 25%। तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति यह कहती है कि आपका जो टोटल 33% ऑफ लैंड जो है आपका फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लगभग 22% के आसपास ही ये कवर है, और ये भी लगातार घट रहा है। क्यों? क्योंकि हम लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, और हमें अगर अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस रखना है तो ये लगभग 33% होना चाहिए, जो कि नहीं है, और ये एक सोचनीय विषय है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारत का प्रादेशिक जल कितनी दूरी तक फैला है। इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ डैश। ऑप्शन है आपके 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स, 19.2 माइल्स या फिर 200 नॉटिकल माइल्स। तो गाइज इसको समझ लीजिए कि ये होता क्या है। देखिए, जैसे कि हमारी लैंड है, ठीक है, जितनी भी हमारे इंडिया में जितनी भी आपकी लैंड है, इसमें इसके अंदर कुछ भी निकलता है, आपके पास चाहे सोना निकले या तांबा निकले, सब कुछ हमारा है। लेकिन जितने भी आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे आपका हिंद महासागर है। तो पूरे जितना भी समुद्र है उसके ऊपर आपके रिसोर्सेज जो भी उसमें होते हैं उस पर हमारा अधिकार नहीं है।
ठीक है, कितना अधिकार है हमारा? सिर्फ और सिर्फ आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक ही आपका अधिकार है। और अगर मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो लगभग ये बनता है 22.2 किलोमीटर तक ही हम इन रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 22.2 किलोमीटर तक जो भी रिसोर्सेज हैं इस समुद्र में वो हमारे हैं, बाकी पर हमारा अधिकार नहीं है। ठीक है, बाकी जो है अदर दायरे में आते हैं, जो कि आपकी इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 12 समुद्री माइल। अगर आपको किलोमीटर में 22.2 किलोमीटर मिलता है तो वो भी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पर्यावरण में ऐसी सामग्री जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखती है, यानी कि हमारी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन मनुष्य के पास उन तक पहुंचने के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं है, क्या कहते हैं उसको? तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारे जो कोई नीड को सेटिस्फाई कर सकता है और हमारे पास टेक्निक भी है तो उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो इसके ऑप्शन है आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक, डेवलप्ड रिसोर्सेज या फिर नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्टॉक। स्टॉक क्या होता है कि आपकी नीड भी सेटिस्फाई हो सकती है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है आपकी। जैसे कि वाटर हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही आपकी ज़रूरी गैसें हैं, और हाइड्रोजन को अगर हम यूज़ कर पाएँ, इस पानी से अलग कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो ऐसी रिसोर्सेज को हम कहते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैव संसाधनों का एक उदाहरण है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। तो देखिए ऑरिजिन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, हम इसको दो जगह क्लासिफाई करते हैं, बायोटिक और नॉन बायोटिक, जैविक और अजैविक रिसोर्सेज। जैविक आपको पता है जिनमें जीवन होता है, नॉन बायोटिक जिनमें जीवन नहीं होता। तो बायोटिक का एग्जाम्पल बताना है तो देख लीजिए किस में लाइफ होती है? रॉक में लाइफ होती है? नहीं। मिनरल में होती है? नहीं। सॉइल में होती है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एनिमल्स। ठीक है, एनिमल भी आपके लिए एक रिसोर्सेज है, जैसे कि आप बुल कार्ट वगैरह में यूज करते हैं ना उनको। 9th क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण किसके कारण होता है? तो आपको पता है जो आपके रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे कि आपके अगर हम बात करें आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, या फिर आपका झारखंड, यहाँ पे कोल बहुत मात्रा में मिलता है। ठीक है, जितनी भी आपके समुद्र की बॉडीज़ हैं उनके आसपास जो है आपको फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बहुत मिलते हैं। ठीक है, और या फिर जो आपका जो समुद्र है ये भी एक रिसोर्सेज है, तो ये लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज जो है इक्वली क्लासीफाई नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये किसके कारण होता है? ऑप्शन है आपके, विभिन्न प्राकृतिक स्थितियों के कारण, द डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस के कारण, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के कारण, या फिर टेक्नोलॉजिकली लेवल्स के कारण, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो गाइज ये होता है आपके डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस के कारण। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जब प्राकृतिक पदार्थ संसाधन बनने के लिए रूप बदलते हैं तो उन्हें कहा जाता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। व्हेन नेचुरल सब्सटेंसेस चेंज फॉर्म टू बिकम रिसोर्सेज दे आर कॉल्ड। जब भी रिसोर्सेज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे चेंज होंगे? कोई इसके लिए एफर्ट करेगा, वो कौन होगा? वो होगा आपका ह्यूमन। तो वो कौन से रिसोर्सेज कहलाए जाएंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि आपका ट्री है, ठीक है, वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है, लेकिन जब उसे चेंज करते हैं, मान लीजिए आप इससे एक टेबल बनाते हैं, तो ये टेबल किससे बनी? किसने बनाई इसको? ह्यूमन ने। तो ये आपका किस तरह का रिसोर्स हुआ? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस, और आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। जल्दी से अपना स्कोर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।